नमस्कार। हम एज ए आइडियोलॉजी लिबरलिज्म कर रहे हैं, उदारवाद। उदारवाद के तहत हमने ये देखा कि उदारवाद है क्या, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। और डेवलपमेंट होते होते आज किस प्रकार के उदारवाद तक हम पहुंच चुके हैं। अब हम जो चर्चा करेंगे वो लिबरलिज्म की जो कोर थीम्स हैं, उसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं, उनकी चर्चा करेंगे कि उदारवाद है, इसकी नींव के जो पत्थर हैं वो कौन कौन से। उदारवाद हम ये तो चर्चा कर चुके हैं कि उदारवाद जो आधारित है वो व्यक्तिवाद पे आधारित है। अन्य संस्थाओं की बजाय, अन्य इंस्टीट्यूशंस की बजाय इस केंद्र में कौन है? व्यक्ति है, व्यक्ति का हित है, व्यक्ति के सुख है। ऐसे ही हम बोलते हैं इसको इंडिविजुअलिज्म, या क्या बोलते हैं, ये व्यक्तिवाद के ऊपर आधारित अवधारणा है। और व्यक्तिवाद भी कई प्रकार का होता है। एक हर्बर्ट स्पेंसर जैसे लोग जिसका वर्णन करते हैं वो होता है उग्र व्यक्तिवाद। कई बार हम उसे वैज्ञानिक व्यक्तिवाद बोल देते हैं। इसमें हम और कुछ नहीं देखते, हमारे लिए सिर्फ किसका महत्व होता है? व्यक्ति का। व्यक्ति एक स्वायत्त और स्वतंत्र इकाई है और वो अपना हित खुद करने के लिए स्वतंत्र है। राज्य रक्षा कर सकता है, इससे ज्यादा और कोई काम नहीं करेगा। इसी को हम कई बार सामाजिक डार्विनवाद बोल देते हैं। सामाजिक डार्विनवाद। और इसीलिए हम कई बार ये भी बोलते हैं स्वतःमूलक व्यक्तिवाद। ये एक्सट्रीमली वही बातें हैं। पहले इसको कर लेते हैं, C.B. मैकफर्सन का स्वतःमूलक व्यक्तिवाद क्या है। C.B. मैकफर्सन की पुस्तक है पजेसिव इंडिविजुअलिज्म। ये कहता है होब्स और लॉक जैसे लोगों के द्वारा जो उदारवाद और व्यक्तिवाद पैदा किया गया है, ये स्वतःमूलक है। स्वतःमूलक का तात्पर्य ये होता है कि व्यक्ति अपनी क्षमताओं के लिए, अपने सामर्थ्य के लिए, अपने सुख के लिए समाज के ऊपर अवलंबित नहीं है। उसके पास जो कुछ है वो उसकी खुद की उपलब्धियां हैं, खुद की क्षमताएं हैं। तो वो चाहे उसकी शिक्षा हो, चाहे उसके सुख हो, चाहे उसका अस्तित्व हो, उन सब के लिए, अपने सुख दुख और जीवन के लिए कौन उत्तरदायी है? स्वयं उत्तरदायी है। उसके निर्माण में समाज का कोई योगदान नहीं है। ये कौन कहता है? स्वतःमूलक व्यक्तिवाद कहता है। यही होता है इंडिविजुअलिज्म या व्यक्तिवाद, जो एक्सट्रीमली लेवल के ऊपर क्या कहता है कि मैं जो कुछ हूं मैं अपने बल के ऊपर हूं, समाज के बल के ऊपर नहीं हूं। हालांकि C.B. मैकफर्सन ये कह के इसकी आलोचना करता है, लेकिन ये कहता है कि इस उदारवाद में क्या पाया जाता है? स्वतःमूलक व्यक्तिवाद पाया जाता है। ऐसे ही व्यक्तिवाद को हम कौन सा व्यक्तिवाद बोलते हैं? उग्र व्यक्तिवाद, जिसमें व्यक्ति कहता है कि मेरे कल्याण के लिए सिर्फ कौन जिम्मेवार हूं? मैं जिम्मेवार। मेरा जीवन अच्छा है, बुरा है, गरीब है, अमीर है, वो सिर्फ किसकी वजह से है? मेरी वजह से। समाज का उसमें कोई योगदान नहीं है। तो फिर ये हर्बर्ट स्पेंसर जैसे लोग कहते हैं चल ठीक है, तू ही सब कुछ कर रहा है, तू ही सब कुछ है, व्यक्ति ही सब कुछ है और कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है, तो राज्य को उसको स्वायत्त छोड़ देना चाहिए और उसके मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राज्य को उसकी सिर्फ सुरक्षा करनी चाहिए, कल्याण उसका बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो जो गरीब है,
जो बीमार हैं, जो लाचार हैं, जो अशिक्षित हैं, क्या राज्य उनके लिए कुछ करेगा? क्या समाज उनके लिए कुछ करेगा? क्या नहीं करेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सामाजिक डार्विनवाद, जो कहता है योग्यतम की उत्तरजीविता। तो व्यक्तिवाद है, उसका पूरा बल काय के ऊपर होता है? योग्यता के ऊपर होता है, स्वयं की क्षमता के ऊपर होता है। और व्यक्तिवाद है वो एक कैसा दर्शन है? स्वार्थी दर्शन है। स्वार्थी दर्शन इसलिए है कि व्यक्ति कहता है मैं क्यों करूं आपके लिए, क्यों आपके लिए टैक्स दूं, क्यों मैं आपके वेलफेयर के लिए, आपके कल्याण के लिए, आपकी शिक्षा के लिए टैक्स दूं। जो कुछ है आप अपनी वजह से हैं और मैं मेरी वजह से। यही इंडिविजुअलिज्म है। तो स्पेंसर जैसे लोग कहते हैं बिल्कुल भी कल्याण नहीं करना है। इसी को हम वैज्ञानिक व्यक्तिवाद बोलते हैं, इसको उग्र व्यक्तिवाद बोलते हैं, इसी को हम सामाजिक डार्विनवाद बोलते हैं कि जो योग्य होगा वो जिंदा रहेगा और जो योग्य नहीं है उसको जीने का कोई हक नहीं है। सर्वाइवल द फिटेस्ट। राज्य किसी के जिंदा रहने का सामान इकट्ठा नहीं करेगा। अगर कोई शराब पी के गटर में गिरा है तो अपनी कमियों की वजह से है, राज्य उसकी कोई सहायता नहीं करेगा। कोई गरीब है, चाहे कोई लाचार है, कोई अशिक्षित है, वो स्वयं की अक्षमताओं की वजह से है। इसी को हम उग्र व्यक्तिवाद बोलते हैं, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद बोलते हैं, सामाजिक डार्विनवाद बोलते हैं इसको। इसका एक्सट्रीमली रूप कौन सा है? स्वतःमूलक व्यक्तिवाद है। एक होता है संयत व्यक्तिवाद, कि ये जो जेस मिल जैसे लोग हैं ये भी व्यक्तिवादी है, लेकिन इनका व्यक्तिवाद कैसा है? संयत है। ये कहते हैं कि आदमी है उसके व्यक्तित्व का निर्धारण स्वयं से नहीं होता, बल्कि उसकी जो इंडिविजुअलिटी है वो भी औरों से मिलके बनती है। वो लोगों के साथ रह के, समाज में रह के ही विकास कर सकता है। तो उसके जो कुछ गुण है उनका विकास सिर्फ कहाँ हो सकता है? दूसरों से जुड़ के ही हो सकता है। तो भले ही राज्य पूर्ण कल्याण नहीं करे, लेकिन राज्य क्या करेगा? कुछ ऐसी परिस्थितियां जरूर उपलब्ध कराएगा ताकि लोगों में प्रेम हो, बंधुता हो, कुछ ऐसे सकारात्मक भाव तो जरूर पैदा करेगा वो। तो व्यक्ति है वो बिल्कुल अणुवादी नहीं हो सकता, वो लोगों से जुड़ के ही अपना विकास कर सकता है। तो एक प्रकार का और व्यक्तिवाद है, उसको हम कौन सा बोलते हैं? संयत व्यक्तिवाद बोलते हैं। ये जेएस मिल जैसे लोग हैं, ग्रीन जैसे लोग हैं, इसके समर्थक है। मिल है, टीएस ग्रीन है, ये वाले इनका संयत व्यक्तिवाद है। तो पहले तो हमने समझा कि व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म होता क्या है। हर चीज का आधार कौन है? व्यक्ति है। हर चीज के सेंटर में व्यक्ति है, और व्यक्ति हर चीज के सेंटर में है, इसलिए इसका अगला जो कंसेप्ट है वो कौन सा है? वो है स्वतंत्रता। स्पेंसर का उग्र व्यक्तिवाद, स्पेंसर का सामाजिक डार्विनवाद, स्पेंसर का वैज्ञानिक व्यक्तिवाद। अब इसको वैज्ञानिक व्यक्तिवाद क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसने वैज्ञानिक जो व्यक्तिवाद था उसको डार्विन की थ्योरी के ऊपर डिपेंड करके दिखाया है कि आप ये देखो डार्विन क्या कह रहा है, ये विज्ञान क्या कह रहा है, जीव विज्ञान क्या कह रहा है कि देखो वही स्पेसीज, वही प्रजातियां जिंदा है जो क्या थी? योग्य थी। जो अपने समाज के अकॉर्डिंग अपनी योग्यताओं में बदलाव नहीं करता वो कभी भी जिंदा नहीं रहता। तो योग्य होते हैं वो जिंदा रहते हैं, अयोग्य है वो मर खप जाते हैं। और ये विज्ञान भी तो यही कहता है, सर्वाइवल द फिटेस्ट। समाज में भी यही लागू होना चाहिए। दूसरी इसकी थीम है वो है स्वतंत्रता। इसी स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है कि व्यक्ति क्या होता है? विवेकशील होता है। स्वतंत्रता ये बेसिक थीम है, लेकिन आप उतनी ही स्वतंत्रता का भोग करेंगे जितना आप दूसरे को देते हैं, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। तो ये व्यक्ति है, क्योंकि ये विवेकशील होता है इसलिए प्रत्येक मामले में ये स्वतंत्र है। तो इसका जीवन का निर्माण कैसे करना है ये खुद ये डिसाइड करेगा। ये डिसाइड करेगा धर्म के बारे में, ये डिसाइड करेगा राज्य सत्ता के बारे में, ये डिसाइड करेगा धार्मिक सत्ता के, ये सामाजिक सत्ता के बारे में, ये अपने सेल्फ का डिसाइड यही करेगा। तो मेन इसकी जो थीम है वो किस पे बल देता है? ये स्वतंत्रता के ऊपर, विवेकशीलता पे बल देता है कि व्यक्ति है वो एक बुद्धिमान प्राणी है। क्योंकि वो बुद्धिमान प्राणी है तो ये पूरी जो सृष्टि है
ये बड़ी रैशनल स्ट्रक्चर है, बड़ी सिस्टमेटिक ढंग से बनी हुई है। बस मुद्दा ये है कि व्यक्ति अपनी तर्क बुद्धि का प्रयोग करके इसको अच्छी तरह से समझ सकता है। तो व्यक्ति है ना, उसके अंदर हर एक चीज की समझ होती है। तो चूंकि ये पूरी सृष्टि है, ये खुद एक बहुत ही बुद्धिमानपूर्ण रचना है, और व्यक्ति के पास बुद्धि होती है, इसलिए इसको समझ सकता है, और इसको अगर उसमें कोई कमी है तो इसको रिकंस्ट्रक्ट भी कर सकता है अपने हिसाब से। अगर उसको कोई कमी लगती है तो वो अपनी बुद्धि से इसका नव निर्माण भी कर सकता है। तो व्यक्ति है वो भावुक नहीं होता, बल्कि व्यक्ति क्या होता है, विवेकशील होता है। क्योंकि व्यक्ति विवेकशील होता है, इसलिए कहते हैं कि उसको हर क्षेत्र में आप क्या कर दो, मुक्त कर दो उसको। वो स्वयं निर्णय कर लेगा कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। जो व्यक्ति ये निर्णय करता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ऐसे व्यक्ति को हम कौन सा व्यक्ति बोलते हैं, विवेकशील या रैशनल व्यक्ति बोलते हैं, तार्किक व्यक्ति बोलते हैं। जो तर्क से ये पता कर लेता है कि मेरे लिए क्या फायदेमंद है, उसके पास इतनी विवेक बुद्धि पाई जाती है उसके पास। मेरे लिए सरकार अच्छी कौन सी है, मेरे लिए धर्म अच्छा कौन सा है, मेरे लिए परंपराएं अच्छी कौन सी है, इन सब का निर्णय वो खुद करता है। तो वो सरकार का निर्णय भी खुद करता है, वो बाजार में क्या खरीदना है क्या बेचना है उसका निर्णय भी खुद करता है, क्योंकि उसके अंदर योग्यताएं पाई जाती है। अब आ गया है समानता, इक्वलिटी। ये जो उदारवाद है ये समानता के ऊपर बल देता है, लेकिन यहां समानता का तात्पर्य है कि ये सारे प्रकार की समानता की चर्चा नहीं करता। ये कहता है कौन सी समानता, कानूनी समानता, कि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान है, सबको कानूनी रूप से समान स्वतंत्रता मिली हुई है, कानून किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता। ये जो समानता मानता है वो कौन सी मानता है, राजनीतिक समानता, एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल। ये कहता है कि आपको है अवसर की समानता, अवसर की समानता है। अवसर की समानता ये कहती है कि आप में अगर औरों से ज्यादा योग्यता है तो आप उस अवसर में औरों से क्या रहेंगे, आगे रहेंगे। आप अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग अवसरों का फायदा उठाएंगे। ये नहीं है कि आपके पास योग्यता है तो आपने अवसरों का फायदा ज्यादा उठा लिया, आप खेल में आगे निकल गए, आप पैसे में आगे निकल गए, कमाने में आगे निकल गए, शिक्षा में आगे निकल गए। तो इसका तात्पर्य है कि आपके अवसर तो क्या थे, समान थे, लेकिन आप क्या थे, योग्य थे। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग अवसरों का लाभ उठाने की छूट होती है। तो ये जो समानता है ये मेरिटोक्रेसी पे निर्भर करती है। ये मेरिटोक्रेसी कौन सा सिस्टम होता है बताओ, योग्यता का सिस्टम। मेरिट होता है योग्यता, जो योग्य होगा वो आगे बढ़ेगा, जो योग्य होगा उसके पास अवसर क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो अवसर है तो सबके लिए बराबर, लेकिन आप में योग्यता भी तो होनी चाहिए उन अवसरों का फायदा उठाने के लिए। तो यहां अवसर की समानता यह कहती है कि जिन लोगों में मेरिटोक्रेसी के अकॉर्डिंग भेदभाव है उनके लिए अवसर हैं वो भी क्या है, अलग अलग होंगे। अवसर की समानता ये तात्पर्य सबको समान अवसर देंगे, ये इतना ही है कि आप अपनी क्षमताओं के विभेद के अकॉर्डिंग अवसरों का क्या उठा सकते हैं, फायदा उठा सकते। अवसर खुले सबके लिए है, आप योग्य नहीं हैं तो ये आपकी गलती है, अवसरों की गलती। मैदान पड़ा है ऐसे में स्टेडियम में जाओ, दौड़ो, धावक बन जाओ, वहां कोई अड़चन नहीं है। तो दौड़ने के अवसर, शिक्षित होने के अवसर, खेलने के अवसर, स्वस्थ रहने के अवसर है सबके बराबर। लेकिन अगर आप में योग्यता नहीं है तो आप इसका फायदा नहीं उठा पा रहे तो आपकी कमी है। तो ये जो जिस समानता की चर्चा ही नहीं करते वो है सामाजिक और आर्थिक समानता, इस पे वो बोलते ही नहीं, क्योंकि इसके लिए आप राज्य को सकारात्मक गतिविधियां करनी पड़ती है, राज्य को कल्याणकारी गतिविधियां करनी पड़ती है। इसलिए ये सिर्फ समानता है, उसकी सिर्फ औपचारिक समानता की चर्चा करते हैं, तात्विक समानता की चर्चा नहीं करते। अब यहां आ जाते हैं, ये स्वतंत्रता कौन सी है इनकी बताओ। उदारवादियों की स्वतंत्रता मेन थीम है,
जो परंपरागत वाले हैं वो तो किसको मानते हैं, नकारात्मक, और आधुनिक वाले सकारात्मक। बर्लिन ने कितने प्रकार की मानी है, 2 प्रकार की, नकारात्मक और सकारात्मक। ऐसी बातें उससे पहले थॉमस हिल ग्रीन किया करता था। उसके बाद ये बल देते हैं सहिष्णुता के ऊपर, टॉलरेंस। टॉलरेंस बड़ी जरूरी चीज होती है, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि आप समान हैं, आपके अधिकार समान है, अधिकारों का भोग करने के लिए स्वतंत्र है। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको अबाध अधिकार दे दिए जाए, अधिकार अबाध दे दिए जाए, अधिकार प्राकृतिक दे दिए जाए, तो क्या करेंगे। इसका तात्पर्य है कि प्राकृतिक और अबाध अधिकार है, इनकी कोई सीमा नहीं होती, तो ये सीमाहीन होते, इसलिए आप दूसरे के मामलों में क्या करेंगे, हस्तक्षेप करेंगे। इस हस्तक्षेप से बचने का एक ही उपाय है, उदारवाद कहता है कि आप दूसरों के प्रति क्या रहें, सहिष्णु रहें, टॉलरेंस रहें, टॉलरेंट रखें, आप अपने अंदर सहिष्णुता रखें। सहिष्णुता में कोई भी व्यक्ति है वो दूसरे के अधिकारों का सम्मान करता है। क्योंकि आप एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करेंगे, इसलिए अधिकारों का सभी उपभोग कर पाएंगे। अगर हस्तक्षेप शुरू कर दिया तो और आपके अधिकारों में हस्तक्षेप शुरू कर देंगे। तो समाज में बैलेंस बनाने के लिए जरूरी तत्व है वो कौन सी है, सहिष्णुता है। तो आप व्यक्तिवादी हैं, ये स्वतंत्रता पे बल देने वाले हैं, ये विवेकशील है, ये कहते हैं कि युद्ध है, झगड़े हैं, ये है कहीं आपको नहीं पहुंचाते। आप समस्याओं का समाधान बैठ के भी शांति से भी कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने आपको क्या दी है, विवेकशीलता दी है। समानता है, लेकिन ये औपचारिक है, कानूनी अवसर और राजनीतिक समानता और मेरिटोक्रेसी के ऊपर बल देते हैं। और किस पे बल देते हैं, सहिष्णुता के ऊपर। उसके बाद ये जो मानते हैं वो क्या पे बल देते हैं, सहमति के ऊपर। ये जो सामाजिक समझौता है ये काय पे आधारित है, सहमति के ऊपर आधारित है। कि अगर आपको टैक्सेशन तभी मिलेगा जब आप उनको क्या देंगे, रिप्रेजेंटेशन देंगे। तो आपके प्रतिनिधि अगर नहीं है तो आप पे किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा। प्रतिनिधियों के लिए क्या देनी पड़ेगी, जनता से सहमति लेनी पड़ेगी। तो जोन लोग का तो पूरा जोर इकाई के ऊपर है कि सरकार काय पे आधारित होती है, सहमति के ऊपर। सरकार उन्हीं अधिकारों का भोग करती है जो जनता उसको देती है, और सरकार वही होती है जो जनता के द्वारा निर्वाचित की जाती है। तो जब भी राज्य कोई काम करेगा वो जनता से क्या लेगा, उसकी सहमति। ये सहमति आधारित राज्य है, ये निरंकुश राज्य का विपरीत होता है। तो ये सहमति के ऊपर बल देते हैं। आपसे कंसेंट ली जाएगी। उसके बाद है संविधानवाद। संविधानवाद, इसका तात्पर्य है कि सरकार होगी वो क्या होगी, सीमित होगी। अब ये संविधानवाद जो सीमित सरकार की चर्चा कर रहा है, तो सरकार कितने प्रकार से सीमित हो सकती है, देखिए चर्चा करें। देखिए पहली तो ये सहमति है, ये कैसी सरकार बनाएगी, सीमित सरकार। क्योंकि अगर आपने असीमित राज्य कार्य करेगा तो जनता उसको सहमति नहीं देगी, एक कारण। दूसरा इसका है कि संविधान होने चाहिए, वो कैसे होने चाहिए, लिखित संविधान बनाए जाते हैं। लिखित संविधानों में सरकार के कार्य लिखे होते हैं कि ये काम करेगी, तो अब आप वही काम करेंगे जो संविधान के अंदर लिखे हुए हैं, उससे बाहर नहीं जाएंगे। तो इसी को हम संविधानवाद बोलते हैं कि संविधान में लिखे हुए सीमित कार्यों को करना। लेकिन यही नहीं है, इसका एक और व्यापक अर्थ होता है कि संविधानवाद में जो व्यवस्था होती है, यानी संविधानवाद का तात्पर्य होता है कैसी सरकार, इसका ये होता है सीमित सरकार। संविधानवाद का पर्याय है सीमित सरकार। संविधानवाद का गलत निहितार्थ और सही निहितार्थ समझते हैं। पहले तो हम ये सोचते हैं कि संविधानवाद का तात्पर्य होता है वो सरकार जो किसके अकॉर्डिंग चलती हो, संविधान के अकॉर्डिंग चलती हो, उसको हम क्या बोलते हैं, संविधानवाद बोलते हैं। ये इसका गलत अर्थ है। हिटलर के समय भी नाजीवादी संविधान था, स्टालिन के समय भी रशिया का, यूएसएसआर का संविधान था, मुसोलिनी ने भी अपना संविधान
बना रखा था। अंग्रेजों ने भी एक संविधान तो कानून तो बनाए रखे थे। 1909 का अधिनियम था, 1919 का था, 1935 का था, तो वो भी तो कानूनों के अकॉर्डिंग चलती थी, संविधान के अकॉर्डिंग चलती थी। तो ऐसी सरकारों को हम संवैधानिक सरकार नहीं कहते। संवैधानिक सरकार वो होती है जो सीमित दायरे में काम करती है और नागरिकों के मामलों में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करती, उनको स्वतंत्र छोड़ देती है। ऐसी सरकार को हम कौन सी बोलते हैं? संवैधानिक सरकार। इसको हम संविधानवाद बोलते हैं, ऐसी प्रवृत्तियों को। तो देखिए, संविधानवाद है तभी तो क्या रहेगी? स्वतंत्रता। अगर संविधानवाद नहीं है और सरकार असीमित है, असीमित सरकार वो होती है जो बहुत ज्यादा नागरिकों के मामलों में हस्तक्षेप करती है, उनके अधिकारों में हस्तक्षेप करती है। तो ऐसे में तो उसकी स्वतंत्रता क्या हो जाएगी? बाधित हो जाएगी। तो इस स्वतंत्रता के लिए जरूरी है, व्यक्तिवाद के लिए जरूरी है कि किसके शक्तियों को रोक दिया जाए? राज्य की शक्तियों को रोक दिया जाए। और राज्य की शक्तियों को रोक देने को हम क्या बोलते हैं? संविधानवाद। अब राज्य की शक्तियां कैसे रोकी जा सकती है, आप बताओ? एक तरीका तो यह है कि जनता सहमति ही नहीं देगी राज्य की बढ़ी हुई शक्तियों को। दूसरा तरीका कि शक्तियां लिख दोगे ना तो राज्य मजबूर हो गया है, उससे बाहर जाके काम है, लेकिन आपने हदबंदी कर दी कि इससे बाहर नहीं जाना है, तेरे को इतने ही काम करने हैं। तीसरा एक तरीका और है कि जनता को क्या दे दिए जाए? अधिकार दे दो। ये जो अधिकार होंगे, राज्य अब इन अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। जैसे ही राज्य आगे बढ़ेगा, कौन अटक जाएंगे बीच में आके? ये अधिकार खड़े हो जाएंगे। तो अधिकार खड़े हो जाएंगे तो इसका मतलब अब राज्य की सत्ता क्या हो गई है? सीमित हो गई है। और अधिकार व्यक्तियों के अधिकार है, ये राज्य को व्यक्तियों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करने देंगे। क्या भारतीय सरकार आपको मनमर्जी से मार सकती है क्या? नहीं मार सकती, क्योंकि आपको अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार मिला हुआ है। क्या वो आपके साथ भेदभाव कर सकती है क्या? क्योंकि आपको भेदभाव से संरक्षण का अधिकार मिला हुआ है। क्या विचार अभिव्यक्ति करने से रोक सकती है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि आप विचार अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता का अधिकार मिला। तो जहां से अधिकार शुरू होते हैं वहां राज्य की सीमा समाप्त हो जाती है। राज्य वहीं तक आता है जहां तक अधिकार नहीं होते। तो संविधान, ये जो उदारवाद होता है, ये काय पे बल देता है? संविधानवाद पे बल देता है। तो हमने देखा इसमें व्यक्तिवाद होता है, हमने देखा इसमें स्वतंत्रता होती है, हमने देखा ये मनुष्य को क्या मानता है? विवेकशील और बौद्धिक को समझदार मानता है। इसमें समानता पाई जाती है। इसमें दूसरों के मंतव्यों के प्रति, विचारों के प्रति, दूसरों के अधिकारों के प्रति क्या होती है? सहिष्णुता होती है। हर चीज अपनी तरफ से नहीं थोपी जाती, वरना फिर समाज में क्लेश हो जाता है। इसमें क्या होता है? सहमति होती है। और इसमें क्या पाया जाता है? संविधानवाद पाया जाता है। और अंतिम चर्चा करते हैं कि इसमें उदार लोकतंत्र पाया जाता है। एक और चर्चा करते हैं कि इसमें उदार लोकतंत्र पाया जाता है। लिबरल डेमोक्रेसी। लिबरलिज्म में कैसी डेमोक्रेसी होगी? लिबरल डेमोक्रेसी। अब ये लिबरल डेमोक्रेसी कौन सी होती है? लिबरल डेमोक्रेसी वो होती है जिसमें सरकार का स्वरूप कैसा होता है? प्रतिनिधियात्मक होता है। इसमें लोगों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मिलता है। मताधिकार के अलावा लोगों की और ज्यादा सहभागिता नहीं होती। इसमें क्या नहीं होती बताओ? लोगों की सक्रिय भागीदारी नहीं होती। बताओ क्यों? क्योंकि आपका काम था किसका चुनाव करना। तो ये ज्यादातर आपके वोट देने तक ही सीमित रहने वाला लोकतंत्र होता है। मूलतः तो आपको वहीं तक आपकी भागीदारी को निश्चित करता ही। तो ये प्रतिनिधियात्मकता को बढ़ावा देता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को और सक्रिय भागीदारी को ये बढ़ावा नहीं देता। इसमें आवधिक चुनाव होते हैं और जो चुनाव है वो निष्पक्ष होते हैं। इसमें कोई गड़बड़ नहीं होती। इसमें एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है जो आपके अधिकारों की रक्षा करती है। उदार लोकतंत्र में
इसमें स्वतंत्र मीडिया होता है, गोदी मीडिया नहीं होता। बोले कैसा मीडिया होता है इसमें? इसमें मीडिया स्वतंत्र होता है, जो सही बात को बताता है, स्वतंत्र मीडिया होता है इसमें। ठीक है, हो गया। इसको हम कौन सा लोकतंत्र बोलते हैं? उदार लोकतंत्र। मैंने कहा ये लोकतंत्र सहमति के ऊपर आधारित है, तो हमने चर्चा कर ही ली। तो ये है प्रतिनिधियात्मक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मीडिया। इसमें सिविल सोसाइटी होती है। अब ये सिविल सोसाइटी क्या होती है? जनता के अधिकारों की रक्षा करने वाले संगठन बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। दबाव समूह है, सामाजिक आंदोलन है, इसमें सिविल सोसाइटी होती है। उदार लोकतंत्र में सिविल सोसाइटी है, मीडिया है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये सारी विशेषताएं उदार लोकतंत्र की होती है। तो उदारवाद है, इसका लोकतंत्र कैसा होता है? उदार लोकतंत्र। ये उदार लोकतंत्र खुद कई प्रकार का होता है। हमने अभी तो देखा कि उदार लोकतंत्र में होता क्या है, तो बस आपको इतना ही तो याद रखना, बाकी तो आप जानते ही हैं, बाकी तो अपने यहां होता ही है सारा। बिना किसी भेदभाव के एक व्यक्ति एक वोट एक मोल होता है। चुनाव आवधिक होते हैं, 5 साल बाद होने तो होने ही है, ये नहीं 20-20 साल तक नहीं होते। चुनाव में निष्पक्ष चुनाव होते हैं, सरकारी मशीनरी हस्तक्षेप नहीं करती, मीडिया सही सूचनाएं देता है, बाइस्ड नहीं होता, न्यायपालिका स्वतंत्र होती है ताकि आपके अधिकारों की रक्षा करे, आपके प्रतिनिधि होते हैं वो जनहितार्थ कानून बनाते हैं आपके लिए, तो आप प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। अब ये जो उदार लोकतंत्र है ये कई प्रकार का होता है। हमने ऐसे लोकतंत्र किए थे। ऐसा ही उदार लोकतंत्र का एक प्रकार है, कौन सा? संरक्षणात्मक लोकतंत्र। ऐसे ही उदार लोकतंत्र का एक प्रकार है विकासात्मक लोकतंत्र, और ऐसे ही एक लोकतंत्र का प्रकार है साम्यावस्थावादी, इक्विलिब्रियम, साम्यावस्थावादी लोकतंत्र। अब आप इतने पढ़ लिए ना, अब इनको रटना नहीं पड़ता आपको। संरक्षणात्मक लोकतंत्र कौन सा होता है? प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी, प्रोटेक्शन देने वाली डेमोक्रेसी। वो लोकतंत्र जो आपके अधिकारों का संरक्षण करता है। ये जो जोन लोग जो सामाजिक समझौता करके राज्य बनाता है, वो राज्य आपकी सहमति पे आधारित है। वहां आप जब आपके अधिकारों की रक्षा नहीं होगी तो आप क्या करेंगे बताओ? सरकार को बदल देंगे, क्रांति करके नई सरकार खड़ी कर देंगे। वो लोकतंत्र है। तो वो लोकतंत्र जो अधिकारों के संरक्षण के ऊपर ही केंद्रित होता है, उसको कौन सा बोलते हैं? संरक्षणात्मक लोकतंत्र। यहां प्रतिनिधियों का मुख्य काम क्या होता है? आपके प्राकृतिक अधिकारों का रक्षा करना, संपत्ति का अधिकार, जीवन का अधिकार, ठीक है, कानूनी समानता का अधिकार, इनकी रक्षा करता है, उसको हम बोलते हैं संरक्षणात्मक लोकतंत्र। इसमें आपकी सक्रिय भागीदारी आवश्यक नहीं होती। राज्य को ये दायित्व दे दिए गए तो हमारे अधिकारों की रक्षा कर, राज्य अधिकारों की रक्षा करता रहता है। फिर आ गया कौन सा? विकासात्मक लोकतंत्र। ये संरक्षणात्मक लोकतंत्र का एक सुधरा हुआ रूप है। ये इसमें अधिकारों का संरक्षण तो करता ही करता है राज्य। ये कहते हैं कि ये वाला जो लोकतंत्र होता है ये आप में उदात्त गुणों का विकास करता है। क्योंकि आप लोकतंत्र के तहत आप घर से बाहर निकलते हैं और कौन सी गतिविधियां करते हैं? राजनीतिक गतिविधियां करते हैं लोकतंत्र में। क्योंकि लोकतंत्र में जो शासन है वो जनता की सहमति से और जनता के राय से चलाया जाता है। तो जनता जब शासन को राय देती है, जनता जब शासन के कार्यों में भागीदारी करती है, तो जनता बहुत सारे उदात्त गुणों को सीखती है। दूसरों से बात करना सीखते हैं, क्योंकि लोकतंत्र है ना, तो हम बहस करते हैं यार किसको बनाए इस बार। तो हम अपने राज्य के बारे में, अपनी आर्थिक व्यवस्था के बारे में, अपने देश के धार्मिक व्यवस्था के बारे में, वर्तमान हालात के बारे में, वैश्विक हालात के बारे में कितनी चर्चाएं करते हैं जब हम वोट देते हैं। तो लोकतंत्र सिर्फ वोट डालना नहीं है, वोट डाल के प्रतिनिधि चुनाव करा के और सिर्फ अधिकारों का संरक्षण करवाना नहीं है, बल्कि लोकतंत्र हमारे अंदर बहुत सारे गुणों का विकास करता है। हम वोट डालने जाते हैं उससे पहले हम क्या करते हैं? बहस करते हैं।
तो हम सहिष्णु होते हैं, हम अपनी बात कहते हैं और अगले की बात सुनते हैं, और अच्छी लगती है तो हम क्या करते हैं, उसको अडॉप्ट भी करते हैं। तो लोकतंत्र से सहिष्णुता का विकास होता है, एक दूसरे के प्रति इज्जत का विकास होता है, इससे सौहार्द पूर्ण वातावरण बनता है। इसलिए हम तर्क करना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं इसके द्वारा। इससे हमारे सोच का दायरा क्या होता है, व्यापक होता है। हम कहते हैं ऐसा प्रधानमंत्री बनाएंगे जो देश को आगे लेके जाए, तो फिर आप देश के बारे में सोचते हैं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पे चर्चा करते हैं कि ये सरकार आएगी तो ये ज्यादा अच्छी रहेगी। ये जो आप भागीदारी करते हैं लोकतंत्र के दौरान राजनीतिक गतिविधियों में, इससे आपका व्यक्तित्व का क्या होता है, विकास होता है। ऐसी बातें बोल के गया था जेएस मिल, ऐसी बातें बोल के गया था डी टोकविले, ऐसी बातें करते हैं। तो ये कौन सा लोकतंत्र हो गया, विकासात्मक लोकतंत्र, जिसकी चर्चा मुख्यतः कौन करता है, जीएस मिल। ये संरचनात्मक लोकतंत्र है, ये है लोक का, और ये किसका है, बेंथम का। अब आ गया साम्यवस्थावादी लोकतंत्र, इक्विलिब्रियम डेमोक्रेसी। ये कहते हैं लोकतंत्र में क्या होता है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता। लोकतंत्र में समूह झगड़ते हैं आपस में। समूह क्या करते हैं, दौड़ लगाते हैं राजनीतिक शक्ति के लिए। तो लोकतंत्र उनके मध्य क्या बनाए रखता है, साम्यावस्था बनाए रखता है। तो लोकतंत्र का काम होता है विभिन्न समूह जो शक्ति के लिए दौड़ लगाते हैं, उनके मध्य क्या बनाए रखना, साम्यावस्था बनाए रखना। चलो अब राजस्थान में चुनाव होंगे, कौन से समूह लड़ेंगे बताओ, जाति समूह लड़ेंगे, राजपूत लड़ेंगे, जाट, मीणा, गुज्जर, यादव और दलित और ब्राह्मण। ये कोई रह गया तो अपना जोड़ देना भैया। हाँ, राजपुरोहित, ठीक है, और बता दो। ये हम भी लड़ेंगे, हमारे समूह कहाँ गए, सैनी भी आएंगे, सारे आएंगे ना, 36 कौमें। चलो ऐसा करते हैं, कितनी कौमों के मध्य, कितने 36 समूहों के मध्य क्या होगी, प्रतियोगिता होगी राजनीतिक शक्ति के ऊपर कब्जा करने की। तो देखिए लोकतंत्र क्या करता है, उनके मध्य क्या बना के रखता है, बैलेंस बना के रखता है। अगर लोकतंत्र नहीं होता तो ये सत्ता के लिए क्या करते बताओ, सत्ता के लिए हिंसा करते ही और एक दूसरे को मारते। अब लोकतंत्र क्या कर देता है, उनकी जनसंख्या के अकॉर्डिंग, उनके मेहनत के अकॉर्डिंग उनके मध्य क्या बना देता है, बैलेंस बना देता है। जैसे चुनाव होंगे उससे पहले ये कर देंगे, इसको जिता देंगे, इसकी सरकार बना देंगे। जैसे चुनाव हो जाते हैं ना तो सारे चुप हो जाते हैं। जो बन गया कि यार इनके वोट ज्यादा थे, बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, सामने वाला कोई हिंसा नहीं करता। तो ये लोकतंत्र है, ये समाज में हिंसा को रोक देता है। ठीक है, शक्ति संघर्ष करवा के वोटों के माध्यम से, और समाज में कैसी व्यवस्था बनाए रखता है, साम्य व्यवस्था बनाए रखता है। विभिन्न समूहों के मध्य इक्वलिटी बनाए रखता है कि आप हैं, जितनी ताकत है उसका आप उपयोग कर लेते हैं। तो साम्य व्यवस्था कब आती है, एक होती है मांग और एक होती है पूर्ति, दोनों झगड़ती है तो उस बाजार में क्या आ जाती है, साम्य व्यवस्था। वैसे लोकतंत्र में क्या होता है, विभिन्न समूह झगड़ते हैं शक्ति और सत्ता के लिए, और उसके बाद समाज में क्या आ जाती है, साम्य व्यवस्था। जो शक्तिशाली होता है वो आगे बढ़ जाता है, जो कमजोर होता है वो चुप रह जाता है। तो ऐसे करके समाज में क्या बनी रहती है, साम्य व्यवस्था और शांति बनी रहती है लोकतंत्र के माध्यम से। इसका तात्पर्य यही है कि अब आप शक्ति और सत्ता का निर्णय सिर फोड़ के नहीं करते, बल्कि क्या डाल के करते हैं, वोट डाल के करते हैं। आप बुलेट की बजाय बैलेट से करते हैं। इससे समाज में संतुलन और साम्य व्यवस्था बनी रहती है। तो ये विभिन्न समूहों के मध्य क्या बना के रखता है, संतुलन बनाने का तरीका है लोकतंत्र, और कुछ भी नहीं है। तो परिभाषाएं हैं। ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र कुछ नहीं है, अधिकारों का संरक्षण करने का तरीका है। आप अपने प्रतिनिधियों को वोट डालो और उनसे कहो कि तू हमारे अधिकारों का संरक्षण कर। अगर नहीं करता तो अगली बार बदल के दूसरा ले आओ जो आपके अधिकारों का संरक्षण करता हो। तो इतना ही काम है आपका, लोकतंत्र यही है। ये कहते हैं ये नहीं है। लोकतंत्र में हम राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी करते हैं, उससे हमारे व्यक्तित्व का और गुणों का क्या होता है, विकास होता है। ये कहता है कोई गुण का विकास नहीं होता। लोकतंत्र सिर नहीं फोड़ने देता, क्या रखता है, समाज में संतुलन बनाए रखता है विभिन्न समूहों के मध्य, चाहे वो नारी हो, चाहे पुरुष हो, अगड़े हो, नस्लीय हो, कैसे भी हो, धार्मिक हो, उनमें संतुलन बना के रखता है। और इसके जो समर्थक है वो है सुम्पिटर।
रॉबर्ट डहल, एंथनी डाउन्स, ये सारे इसके समर्थक हैं। तो हमने देखा कि उदारवाद है, इसमें कौन सा लोकतंत्र होता है? उदार लोकतंत्र। अब ये बेसिक सी चीजें हैं जो आपको पता है। व्यक्तिवाद, स्वतंत्रता, सहिष्णुता, समानता, उदार लोकतंत्र, संविधानवाद, सीमित सरकार, ये किसकी विशेषताएं हैं? उदारवाद की विशेषताएं। अब हम जो अगली चर्चा करेंगे वो करेंगे कि ये जो उदारवाद है ये कितने प्रकार का है। ये मूलतः 3 प्रकार का है। 3 नहीं, बहुत ही प्रकार का होगा। अपन ने इसका विभाजन कर रखा है, एक क्लासिकल और एक मॉडर्न, और एक मॉडर्न के बाद वाला हमने ये अपना क्लासिफिकेशन है, उसको हमने क्या कह दिया, एक बार समकालीन कह दिया है। तो हम जो शुरुआत करेंगे वो कौन से उदारवाद से करेंगे? शास्त्रीय उदारवाद से करेंगे। क्लासिकल लिबरलिज्म, शास्त्रीय उदारवाद। शुरुआत में राजतंत्रात्मक तानाशाही के खिलाफ, सामंतवाद के खिलाफ और धर्मतंत्र के खिलाफ जो उदारवाद खड़ा हुआ वो कौन सा है? शास्त्रीय उदारवाद। शास्त्रीय उदारवाद वो था जिसने सामंतवाद का विरोध किया, वो था जिसने राजतंत्रात्मक तानाशाही का विरोध किया, ये वो था जिसने बुर्जुआवाद का, आगे मैं नहीं लिखूंगा, क्या लिखूं आगे? हाँ, बुर्जुआवाद का समर्थन किया। ये था शुरुआती शास्त्रीय उदारवाद। और इस उदारवाद को बढ़ावा देने में जो बड़ी क्रांति जिसका हाथ था वो 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति। ये मूलतः बुर्जुआ क्रांति थी जो सामंतों को, राजतंत्र को हटाने और उसको कमजोर करने के लिए और संसद की शक्तियों को बढ़ाने के लिए की गई थी। उसके बाद ऐसा ही एक और स्वतंत्रता संग्राम हुआ 1776 का, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। और ऐसी एक बुर्जुआ क्रांति थी, लोकतांत्रिक क्रांति, लोकतंत्र और गणतंत्र के नाम पे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। तो ये शुरुआत में जो उदारवाद पनपा 17वीं और 18वीं शताब्दी में, ये प्रकार का उदारवाद था। अब हम इसकी व्यापक चर्चा करते हैं कि इसमें क्या था। पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि इसके समर्थक कौन थे। सीबी मैकफर्सन ये कहता है कि इसका जो पिता है वो है जॉन लॉक है, वो इसका पिता। हालांकि हमें इसके दर्शन कहां हो जाते हैं? होब्स में भी हो जाते हैं, लेकिन आमतौर पे हम इसका पिता किसको मानते हैं? जॉन लॉक को मानते हैं। जॉन लॉक, हर्बर्ट स्पेंसर, वैज्ञानिक डार्विनवाद, सामाजिक डार्विनवाद, वैज्ञानिक और उग्र व्यक्तिवाद, याद आ गया? हर्बर्ट स्पेंसर। इसकी पुस्तक है मैन वर्सेस स्टेट, हर्बर्ट स्पेंसर। उसके बाद चलो थॉमस, आबाद क्या है सारे लेते हैं, थॉमस पेन, डी टोकविले, लॉर्ड एक्टन, जेफरसन, हैमिल्टन, मेडिसन। ये अमेरिका के नेता हैं, ये तो सारे, मेडिसन, जेफरसन, हैमिल्टन वगैरह सारे। ह्यूगो ग्रोशियस, ये है वो शुरुआती व्यक्ति। हालांकि इसके मध्यम वर्ग का इनका जो समर्थन था, धर्मनिरपेक्षता, व्यक्ति महत्वपूर्ण, थोड़ा थोड़ा वैज्ञानिक शुरू कर दिया था, लेकिन होब्स लोग तक आते आते ये सर्वोच्चता पा गया था। ये वो सारे व्यक्ति हैं शुरुआती। ये तो हैं बेसिकली
पॉलिटिकल फिलोसॉफी के या और क्षेत्रों के। अर्थशास्त्री भी थे जिन्होंने फिर आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद को बढ़ावा दिया। तो आर्थिक क्षेत्र में जिन्होंने बढ़ावा दिया उनकी हम चर्चा करते हैं कि वो था एडम स्मिथ, वो याद है आपके, वो था डेविड रिकार्डो और वो था माल्थस। ये वो लोग हैं जिन्होंने शास्त्रीय उदारवाद को बढ़ावा दिया। जॉन लॉक की परंपरा के लोग हैं ये सारे, इनका प्रणेता है जॉन लॉक। ये नाम आपको रटे पड़े रहते हैं, इन पे शायद ही कोई क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आजकल जो पॉलिटिकल साइंस है वो कैसी हो गई है, कंटेम्परेरी हो गई है। फिर भी नाम तो याद रखे ना, ये वैसी बहुत बार चर्चा हो चुकी है इनकी। डी टोकविले, डेमोक्रेसी इन अमेरिका, जो चर्चा करता है बहुमत के अत्याचार की, जिससे प्रभावित तो होता है जेम्स जॉन स्टुअर्ट मिल। बहुमत का अत्याचार, टायरनी ऑफ मेजोरिटिज्म, लोकतंत्र में दिक्कत होती है। थॉमस पेन जो सिविल सोसाइटी को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है। कॉमन सेंस जिसकी पुस्तक है राइट्स ऑफ मैन, जो विरोध करता है एडमंड बर्क का बर्क पेन विवाद, थॉमस पेन। लॉर्ड एक्टन कहता है शक्ति भ्रष्ट करती है और अति शक्ति अति भ्रष्ट करती है। जो व्यक्ति जितना महान होता है वो व्यक्ति उतना ही निरंकुश होता है। दोनों, इसका यही डायलॉग है, जो जितना महान होता है वो उतना ही निरंकुश होता है। जेफरसन, हैमिल्टन, मेडिसन की भी कोई चर्चा आ जाएगी। ह्यूगो ग्रोशियस की कहां की थी, वो संप्रभुता वो वाला व्यक्ति, हाँ ठीक है। ये सारे शास्त्रीय उदारवादी है। अब हम इस शास्त्रीय उदारवाद की सारी थीम्स को एक साथ ही समझेंगे। ये है क्या क्या हुआ? ऑस्टिन भी है, उदारवादी है। दरअसल अब करते हैं, इसी शास्त्रीय उदारवाद की एक धारा कौन सी है? उपयोगितावाद है। इसी की धारा है शास्त्रीय उदारवाद की। बस इतना ही अंतर है कि कुछ उदारवादी जो प्राकृतिक अधिकारों पे बल देते हैं, वहीं जो उपयोगितावादी हैं ये विधिक अधिकारों पे बल देते हैं। महत्वपूर्ण तो ये भी आदमी को ही मानते हैं, बस इन्होंने एक फार्मूला डिसाइड कर दिया, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। राज्य इसलिए जरूरी है लोक और इनके अनुसार क्योंकि प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करता है। बेंथम और मिल के अनुसार इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारी उपयोगिता और सुखों को बढ़ाता है। और जब तक रहेगा, जब तक ये उपयोगी है, सुख बढ़ा रहा है, जब उपयोगिता और सुख बढ़ाना कम कर देगा तो राज्य की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो इनके लिए उपयोगिता और सुख महत्वपूर्ण होते हैं जो अधिकारों से पैदा होते हैं। और वो किसको महत्वपूर्ण मानते हैं? अधिकारों को महत्वपूर्ण मानते हैं। अधिकारों से पैदा होने वाली चीजों को महत्वपूर्ण कौन मानते हैं? उपयोगितावादी मानते हैं। तो उपयोगितावाद इसी उदारवाद का, शास्त्रीय उदारवाद का एक सुधरा हुआ चेहरा है और कुछ नहीं है। उसकी स्वीकार्यता बढ़ाने का एक तरीका है, एक मूल्य है, निर्णय लेने का एक तरीका है कि शास्त्रीय उदारवाद निर्णय कैसे ले। तो बहुमतवादी तरीका है उनका, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। कुछ लोगों का नहीं हो जाए उदारवाद, कुछ ही लोगों का नहीं हो जाए राज्य, इसलिए उन्होंने कहा कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख देखेगा। तो इसी का एक रूप है उपयोगितावाद। अब हम इसकी विशेषताएं करते हैं। अपने 20-30 एक लिख लेंगे। व्यक्ति क्या होता है? विवेकशील होता है। व्यक्ति में क्या पाया जाता है? इगोइज्म पाया जाता है, स्वार्थ पाया जाता है। व्यक्तिगत हित और राज्य हित ये समान होते हैं। व्यक्ति का हित और राज्य, क्योंकि व्यक्तिगत हितों का जोड़ ही क्या होता है? राज्य के हित होते हैं। व्यक्तियों से मिलके ही राज्य बनता है। तो पहले इंडिविजुअल इकाई आएगी और फिर उसके बाद हूल आएगा। रूढ़िवाद में पहले क्या आता है बताओ? पहले उस रूढ़िवाद में पहले राज्य आता है, फिर व्यक्ति आता है। यहां व्यक्ति पहले और राज्य है। तो व्यक्तिगत हित और राज्य हित में आपस में कोई भेद नहीं है। अब और इसके बाद चलते हैं, ये इसमें व्यक्तिवाद पाया जाता है।
ये चर्चा कर चुके हम खूब सारी। व्यक्ति हर चीज के सेंटर में होता है। इसमें कैसे अधिकारों की चर्चा चलती है? प्राकृतिक अधिकार पाए जाते हैं। इसमें जो अधिकार होते हैं वो कौन से अधिकार होते हैं? अबाध अधिकार होते हैं। क्योंकि ये अबाध होते हैं इसलिए हम कई बार कहते हैं कि ये जो शास्त्रीय उदारवाद है ये कैसे अधिकारों का समर्थन करता है? नकारात्मक अधिकारों का समर्थन करता है। इसकी जो बेसिक थीम होती है वो है स्वतंत्रता। ये समानता पे तो बल देता है, लेकिन समानता सिर्फ कौन सी मानता है? कानूनी और राजनीतिक मानता है। ये लोकतंत्र पे बल देता है। ये सहमति पर आधारित होता है, सहमति पर बल देता है। ये संविधानवाद पर बल देता है। ये सीमित सरकार पर बल देता है। इसका राज्य होता है वो रात्रि प्रहरी होता है। इसका राज्य होता है वो पुलिस राज्य होता है। कितने लिख लो आप। ये पूंजी के मामले में क्या करता है? बाजार के मामले में हस्तक्षेप करता है। अर्थव्यवस्था के मामले में ये किसका समर्थन करता है? पूंजीवाद का समर्थन करता है। इसमें बाजारवाद हावी होता है। इसमें एडम स्मिथ वाला अदृश्य हाथ पाया जाता है। और देखो आप, इसमें सामाजिक डार्विनवाद पाया जाता है। इसमें जैविक व्यक्तिवाद पाया जाता है। वो व्यक्तिवाद कई बार जैविक व्यक्तिवाद लिखा जाता है, इनका क्या है? इसमें जैविक व्यक्तिवाद है कि जीव की है उसमें कौन महत्वपूर्ण? उसके अंग महत्वपूर्ण है। जैविक व्यक्तिवाद। अब और इतने ही तो, और कितने लिखे हैं। इसमें मिनिमल राज्य पाया जाता है। कल्याणकारी राज्य का ये विरोधी होता है। ये सारी विशेषताएं होती है किसकी? शास्त्रीय उदारवाद की। क्योंकि इसमें एक गड़बड़ होती है। चलो पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। प्राकृतिक अधिकार इसमें क्या पाए जाते हैं? लोग बोला 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार। कौन कौन से? जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। तब जेफरसन बोला कि लोग ऐसा नहीं है, हालांकि उसके बाद का है, ऐसा नहीं है। जो संपत्ति होती है ना वो प्राकृतिक नहीं होती। संपत्ति तो पैदा की जाती है। तो फिर अमेरिका के संविधान में ये नहीं लिखा हुआ कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। उसमें लिखा हुआ है प्रत्येक मनुष्य जन्म से समान है, इसलिए उनको 3 अधिकार होंगे: जीवन, स्वतंत्रता और सुख की साधना। सुख रहने की, खुश रहने की साधना। वो खुशी है ना, सुख है ना, उनकी कैसी है? जन्मजात अधिकार है लोगों को सुख प्राप्त करने का। तो मुख्य मुद्दा वही है, सुख मिलता कहां से है? फिर पैसों से मिलता है। तो कुल मिला के ये कैसा दर्शन है जो किसको बढ़ावा देता है? ये भौतिकवादी दर्शन है। ये सामाजिक डार्विनवाद क्या होता है आप बताओ? हाँ, कि राज्य है वो व्यक्ति के कल्याण का काम नहीं करेगा। जो योग्य होगा वो अपने आप ही जी लेगा। अब ये बल देता है मेरिटोक्रेसी के ऊपर। मेरिटोक्रेसी तो जानते हैं आप, तो आप समझ गए। मेरिटोक्रेसी योग्यता के ऊपर बल देता है। तो ये किस प्रकार का उदारवाद है? शास्त्रीय उदारवाद। अब विशेषताएं पूछी जाती है इनकी ज्यादातर, तो या लंबी लंबी लाइनें आ जाएगी इनसे संबंधित। अब इस तय बाकी कब करेंगे आप? कल आधा 1 घंटे का बचा है, और कल एक नया टॉपिक करेंगे अपन। कल धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।